आइए आज हम लोग यूनिट 9.2 बीएसटी में यूनिट 9.2 चैप्टर का नाम लिखेंगे पूंजी ढांचा। पूंजी ढांचा, देखिए पूंजी ढांचा से मतलब पहले समझ लीजिए कि व्यवसाय में बहुत सारे दीर्घकालीन पूंजी होती है। कौन सी पूंजी? और अल्पकालीन भी होती है। तो पूंजी ढांचा में जो दीर्घकालीन पूंजी है, दीर्घकालीन पूंजी में जैसे समता पूंजी, समता पूंजी जैसे क्या, इसको क्या बोलते हैं? इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वाधिकार अंश। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या ऋण पत्र, क्या बोलते हैं इसको? डिबेंचर। तो मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए पूंजी की आवश्यकता है, तो पूंजी ढांचा का मतलब कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसमें कितना रुपया हम समता पूंजी से लेकर आए, कितना रुपया हम पूर्वाधिकार अंश से, और कितना रुपया हम ऋण पत्र से। क्या रेशियो? जैसे एक रेशियो हो सकता है 5:2:3। इसका क्या मतलब कि 50 लाख रुपए किससे, 20 लाख रुपए पूर्वाधिकार और 30 लाख रुपए, एक हुआ ना रेशियो। तो इसी को डिसाइड करना कि कैसे किया जाए, उसके कारणों का पता लगाना है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, पूंजी ढांचा से आप क्या समझते हैं? पूंजी ढांचा से आप क्या समझते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसे प्रैक्टिकली भी आपको समझाएंगे। पूंजी ढांचे का अभिप्राय, पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन, कौन सा वाला? दीर्घ समय वाला वित्त के विभिन्न स्रोतों, विभिन्न स्रोत में जैसे समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ऋण पत्र के पारस्परिक अनुपात से है। किस अनुपात में रखा जाए, हमने इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा चर्चा किया है। अगर हम देखिए पूंजी ढांचा में सिर्फ दीर्घकालीन आएगा, सिर्फ कौन सा आएगा?
और अगर हम वित्तीय ढांचा की बात करें तो उसमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों आ जाता है, लेकिन आज हमें सिर्फ किसके बारे में बात करना है? दीर्घकालीन के बारे में बात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों का प्रतिशत ज्ञात करें। दीर्घकालीन पूंजी स्रोत का प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे, आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। पूंजी के स्रोत, पूंजी के क्या स्रोत? समतांश पूंजी। समतांश पूंजी किसको बोलते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल। एक होता है कौन सा वाला? पूर्वाधिकार अंश पूंजी। पूर्वाधिकार अंश पूंजी, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ऋण पत्र, डिबेंचर, संचित लाभ। आपने जो कमाया है आपने उसको बांटा नहीं है, बल्कि अपने पास संभाल कर रख लिया है भविष्य के लिए। राशि रुपए में है। समतांश पूंजी 5 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए है पूर्वाधिकार। 1.5 लाख रुपए है और 50,000 है। यहां पे पूंजी स्रोतों का प्रतिशत बताइए आप लोग। समतांश पूंजी का हम करके दिखा देते हैं। समतांश पूंजी कितना है? 5 लाख डिवाइडेड बाई कुल पूंजी। कुल पूंजी कितना है? कुल दीर्घकालीन पूंजी 5 और 3 8 और 1 9 10 लाख और गुने 100। कितना बचा? 50%। ये निकल कर आ गया कितना प्रतिशत? 50%। अब किसका निकालना है? पूर्वाधिकार अंश पूंजी का। किसका निकालना है? करके दिखाइए। पूर्वाधिकार
अंश पूंजी कैसे निकलेगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई कुल पूंजी 10 लाख गुने 100 कितना आएगा? 30%, 30% आएगा। ऋण पत्र का भी निकालिए। ये आएगा 15% और ये कितना आएगा? ये 5% आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। दीर्घकालीन पूंजी स्रोत में अल्पकालीन पूंजी नहीं आता, जैसे चालू दायित्व इसमें नहीं आएगा। चालू दायित्व को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। आगे चले। इसमें चालू दायित्व तो नहीं आता है। अब मान लीजिए संचित लाभ के साथ साथ चालू दायित्व भी 2 लाख है, तो टोटल कितना हो गया? 12 लाख। लेकिन दीर्घकालीन में कितना आएगा? सिर्फ 10 लाख। इसीलिए मैंने चालू दायित्व तो लिखा ही नहीं। ठीक है, आगे चले। देखिए, अभी पिछले एग्जाम्पल में अगर हम ये बात करें कि 10 लाख के साथ साथ चालू दायित्व भी 2 लाख है, तो टोटल कितना हो गया? 12 लाख। लेकिन दीर्घकालीन में पूंजी में कितना आएगा? 10 ही लाख। परसेंटेज वही होगा जो आपने निकाला है। लेकिन अगर आप पूरे 12 लाख की बात करें इस एग्जाम्पल में, 2 लाख का अगर चालू दायित्व भी होता ही है 2 लाख रुपए, तभी भी परसेंटेज यही होगा, क्योंकि हम सिर्फ किसका निकाल रहे हैं? हाँ, इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई वित्तीय ढांचा पूछे, कौन सा ढांचा, तब पूरा लेंगे। कितना? 12 लाख रुपए। कितना लेंगे? 12 लाख। पूरे दायित्व को लेंगे, चाहे वो दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय ढांचा से आप क्या समझते हैं? वित्तीय ढांचा से आप क्या समझते हैं? तो इसमें बताइए, इसमें कौन कौन आएगा? सिर्फ दीर्घकालीन आएगा या अल्पकालीन भी आएगा? पूरा। जो आर्थिक चिट्ठा होता है उसमें दायित्व पक्ष में जितना है, कौन से पक्ष में? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सब दायित्व में ही आता है ना, लायबिलिटी साइड सारा आएगा। इसका अभिप्राय चिट्ठे के, किसके? चिट्ठे बोले तो क्या? बैलेंस शीट। बड़ा मजा आता है अकाउंट में आप लोग। चिट्ठे के कौन सा पक्ष? दायित्व पक्ष की रचना से, अर्थात
इसके अंतर्गत दीर्घकालीन एवं कौन सा वाला, अल्पकालीन, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के पूंजी स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, वित्तीय ढांचा हो गया, सारे पूंजी का बात करता है, और जो पूंजी ढांचा आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ कौन सा वाला, दीर्घकालिक पूंजी के अनुपात का विश्लेषण किया जाता है। आइए हम आपको तीन चीजों के बारे में जरा स्पष्ट कर दे। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल? कौन कौन इक्विटी शेयर कैपिटल को जानते हैं? पहले हाथ उठाइए। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल? और तीसरा है डिवेंचर। देखिए, किसी भी कंपनी में, संगठन में ये इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिवेंचर एक तरह का दीर्घकालीन पूंजी का व्यवस्था करता है। कौन सा पूंजी? लेकिन तीनों में एक मेजर डिफरेंस है। डिवेंचर वाले, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का डिवेंचर इशू किया। कितने का? 5 लाख का। तो इनको हर हाल में आपको एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हाँ, निश्चित प्रतिशत से ब्याज देना पड़ता है। वो सब पहले से डिसाइड होता है, देना पड़ता है। किस पे? डिवेंचर। मान लीजिए वो 10% का रेट है, तो आपको 5 लाख का डिवेंचर है, तो आपको 50,000 रुपया ब्याज देना ही पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, ब्याज देने से आपका फिर लाभ क्या होता है? कम। निश्चित प्रतिशत से ब्याज देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको ब्याज तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन ब्याज देने के बाद, यानी डिवेंचर वाले को ब्याज देने के बाद जो लाभ बचता है, तो इनको एक निश्चित प्रतिशत से लाभ में हिस्सा देना ही पड़ता है। निश्चित प्रतिशत से, उसको हम लोग बोलते हैं लाभांश, लाभ में हिस्सा। लेकिन प्रतिशत क्या रहेगा? निश्चित दर से। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए इनका निश्चित दर 1 मिनट के लिए मान लीजिए 10% है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लीजिए 20 लाख रुपए का है, तो इनको लाभांश कितना देना होगा? 10% कितना? 2 लाख रुपए देना पड़ता है। मान लीजिए इस साल लाभ नहीं हुआ, तो ये इंतजार तो कर लेंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख ये और 2 लाख नेक्स्ट ईयर वाला मिलाकर कितना देना होगा? 4 लाख। इनको तो हर हाल में, चाहे नफा हो या नुकसान हो, ब्याज देना ही पड़ेगा। ये लोग इंतजार कर लेते हैं, लेकिन इतना लेकर रहते हैं। कौन कौन लोग? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अब लास्ट आया इक्विटी शेयर कैपिटल। है लाभ है तो देना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। सर किस रेट से? ज्यादा लाभ है तो ज्यादा रेट से, कम लाभ है तो, हाँ लाभ बहुत ज्यादा है तो ज्यादा रेट से दे दीजिए, कम है तो कम रेट से। आइए हम इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करें।
मान लीजिए एक कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए का। कितने का? 50 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? 20 लाख। और डिबेंचर कितने का है? 5 लाख। एक बार फिर से बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख। अब देखिए, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे कोई रेट नहीं लिखा, क्योंकि इनका प्रतिशत निश्चित नहीं होगा। लाभ होगा तो देना है, नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक सर्टेन परसेंटेज है, जैसे कितना परसेंट? 10%। डिबेंचर का 5 लाख है और कितना प्रतिशत? 10%। अब सर कैसे होता है? अब जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का माल बेचा। कितने करोड़ रुपए का माल बेचा? आठ करोड़ का माल खरीदा था। कितना फायदा हुआ? 2 करोड़। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। किस में दिखता है? इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? फिर वो तमाम आपका सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह तमाम जो खर्चा होता है, कौन वाला खर्चा? पीएल अकाउंट का खर्चा। वो सारा खर्चा मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख है। 1 करोड़ 10 लाख। तो अब बताइए कितना बचा प्रॉफिट? आवाज नहीं आ रही। 90 लाख। पहले 90 लाख, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर आपसे ये बात करें कि अगर ये खर्चा 1 करोड़ 90 लाख होता तो कितना बचता? 10 लाख। 10 लाख सारा खर्चा हो गया। अब बस 4 चीज बाकी रह गया। कितना चीज? एक, डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट। किसको इंटरेस्ट? दूसरा, सरकार को टैक्स। सरकार को टैक्स। तीसरा, प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड। किसको? प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड। और चौथा, लाभांश। और चौथा, इक्विटी शेयर वाले को। कितने चीज बच गए? 4 चीज। आपका खरीद वाला लेस कर लिए, तमाम बाकी सारा डेप्रिसिएशन और सब खर्चा वर्चा सब लेस कर लिए। अब बचा कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोलते हैं, EBIT। क्या बोलते हैं? EBIT। फिर से सुनिए क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलते हैं? हाँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब अभी इसमें इंटरेस्ट और टैक्स नहीं घटाया गया है। तो बताइए EBIT कितना है? 10 लाख। अब आइए इसको ध्यान से समझिए, फिर से बताइए EBIT कितना निकल के आया था? 10 लाख। 10 लाख। अब इसमें सबसे पहले डिबेंचर वाले का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? हाँ, तो लेस करिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे दिया जाएगा। आइए, डिबेंचर कितने का था? 5 लाख। उसका 10% कितना? आवाज नहीं आ रही। आइडिया 50,000 है। डिबेंचर वाले ले जाओ तुम अपना इंटरेस्ट, जाओ। दिल खोल कर दे दिया। दे क्या दिया? फिक्स रेट है। सर लाभ ज्यादा है, ज्यादा दे दे। नहीं। अब कितना बचा? 9 लाख
50। इसको हम लोग बोलते हैं EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट घट गया। ये था EBIT, ये क्या है EBT। EBT बोलिए मतलब क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें सरकार का इनकम टैक्स घटाया जाएगा। क्या घटाया जाएगा, मैं पहले बता दूं कि सरकार का इनकम टैक्स 20% से लेकर 30% के बीच में होता रहता है। मान लीजिए यहाँ पे 20% का टैक्स है, वो तो देगा। हाँ, टैक्स किस रेट पे है 20%, तो 9,50,000 का 20%, बताइए कितना, 9,50,000 का 20%, ₹1,90,000। ये सरकार को आपको टैक्स देना होगा। सबसे पहले इंटरेस्ट घटेगा। देखिए, पहले तो आपका बिजनेस का सारा खर्चा घट के EBIT आ जाएगा। EBIT में पहले क्या घटेगा, इंटरेस्ट, फिर क्या घटेगा, टैक्स। सर टैक्स का रेट क्या होगा, मैंने बताया ना, सरकार बताती है 20% से लेकर 30%, क्वेश्चन में बताएगा। अब जब आप टैक्स घटा दीजिएगा, क्या घटा दीजिएगा, टैक्स घटा दीजिए, तब बचेगा आपका ये EAT। EAT का क्या मतलब, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितना बचेगा बताइए, कितना, 7,40,000। कितना, ठीक है, 7,60,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब दो चीजों को मिलना बाकी है, एक प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को और दूसरा किसको, इक्विटी शेयर। पहले इसमें किसको देंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर देकर उसका काम नहीं करेंगे। तो आइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने का था, 20 लाख, और उसको देना कितना प्रतिशत से था, 10%। इसको दे देंगे, लो भाई तुम अपना लो, लेस किसका, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। डिविडेंड का क्या मतलब होता है, लाभांश। निश्चित प्रतिशत से दे देंगे। 20 लाख का 10%, कितना, आवाज नहीं आ रहा, 20 लाख का था, उसका 10% रेट तय था। ले जाओ भैया, चलो फुटो, कितना, 2 लाख लीजिए, चलते बनिए, 2 लाख। कितना बचा, अब जो बचा सब किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब कम बचा हो या ज्यादा बचा हो ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी बचा है किसका, किसका है, हाँ। तो कितना बचा ये, वैसे बचा कितना, 5,60,000। ये सब किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। सर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना था, 50 लाख। कितना था, 50 लाख। ये इन्हीं का। सर किस प्रतिशत से, बोले ना जो बचा है इन्हीं का है। अब मान लीजिए 50 लाख रुपए का शेयर कैपिटल था, आपको तो पता ही है कि एक शेयर कितने रुपए का होता है, 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बताइए कितने रहे होंगे, 5 लाख। तभी ना 5 लाख गुने 10 रुपया कितना निकल कर आया, 50 लाख। बताइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, देखिए 50 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, टोटल कैपिटल है। एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे, 5 लाख।
तो सारा पैसा जो बचा इन्हीं लोगों का, 10% ज्यादा मिल गया इक्विटी शेयर को 10% से, क्योंकि अगर 5 लाख बचा रहता तो 50 लाख का 10%, 5 लाख, इसको 10% ज्यादा होगा। तो अब आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर। क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। क्या निकालना है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कितना बचा हुआ है? 5,60,000। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? सुनिए ध्यान से। अर्निंग आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देने के बाद कितना बचा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो बताइए प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड देने के बाद कितना बचा है? आवाज नहीं आ रहा है। 5,60,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था? 5 लाख। ये कितना आएगा? 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। जब बैठे हुए हो करो ना, क्लास में सोने के लिए आते हैं क्या, या बाकी बता देगा हम काम चल जाएगा, मुंह देखने के लिए आए हैं? सारे बच्चे अभी आकर चेक करेंगे क्या 56/50 काटने भी नहीं आता? देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, दिमाग और छुरी है, जितना चलाइएगा ना उतना साफ होगा, जितना छोड़ दीजिएगा ना, आप भी समझते हैं फिर कितना होगा। तो ये हो गया ₹1 यानी एक शेयर के लिए कितना रुपए मिलेगा? ₹1.12। देखिए ना, बचा हुआ धन 5,60,000 डिवाइडेड बाय कितने शेयर में बांटना है? 5 लाख। इसको 5 लाख लोग समझ लीजिए, 5 लाख में बांटना है तो ₹1.12। अगर प्रेफरेंस शेयर ना होता तो 7,60,000 बांट देते। किस में? इक्विटी शेयर में। फिर से ध्यान से सुनिए, सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले हम क्या दे देते हैं? डिबेंचर का इंटरेस्ट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर लास्ट में किसको? जो बच गया ये सब किसका है? बताइए ना, किसका है? इक्विटी शेयर वाले का है। आप चाहे अभी दे दीजिए, जैसे मान लीजिए 5 लाख अभी दे देते हैं, 60,000 बचा के रखते हैं, तो वही 60,000 हो जाएगा आपका संचित लाभ। क्या होगा? भविष्य के। लेकिन भविष्य में भी वो पैसा देंगे किसको? इक्विटी शेयर वाले को। किसको देंगे? ज्यादा लाभ हो जाए तो भी इक्विटी शेयर का, कम लाभ हो तो भी किसका? इक्विटी शेयर का। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बेचारे इक्विटी शेयर वाले हमेशा बड़े बर्दाश्त करते हैं। अब अगर हम बात करें अर्निंग आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वही ना 5,60,000। तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कैसे निकलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद देने के बाद जो बचता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद जो बचता है वो किसके लिए होता है? वो होता ही है किसके लिए? अर्निंग फॉर किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। आप फार्मूला ऐसे लिख लीजिए या डिवाइडेड बाय ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4।
अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश आय, ईपीएस की गणना कैसे करेंगे? 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 ठीक है, एक नोट लिख लेंगे। ईबीआईटी, ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले क्या घटाएंगे? सबसे पहले बताइए क्या घटाएंगे? ब्याज घटाएंगे, तथा उसके बाद बताइए उसके बाद क्या? उसके बाद टैक्स को घटाएंगे। उसके बाद क्या घटाएंगे? टैक्स। सबसे पहले तो फटाफट ब्याज घटा देंगे। ईबीआईटी में से सबसे पहले ब्याज घटाएंगे। क्या घटाएंगे? ब्याज, तथा उसके बाद क्या घटाएंगे? टैक्स। अच्छा, ब्याज वही डिवेंचर का देखेंगे, डिवेंचर को कितना ब्याज देना है। टैक्स का रेट होता है बताया 20% से लेकर 30%, 25%, कुछ भी रेट हो सकता है, ज्यादातर 30% चलता है, 20% भी चलता है, वो सरकार बताती है। टैक्स सरकार को चला जाता है। किसको चला जाता है? सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पेज करें। टैक्स घटाएंगे, इसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स प्राप्त होगा ना। अब इसमें हमें क्या घटाना होगा? हाँ, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को घटाना होगा। इसके बाद जो राशि बचेगी वह किसके लिए उपलब्ध होगी? समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध होती है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किनको किनको समझ में आया? क्लियर है? सर मान लीजिए प्रेफरेंशियल नहीं होगा तो प्रेफरेंशियल नहीं होगा तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा वही समता अंशधारियों के लिए हो जाएगा, वही समता अंशधारियों के लिए हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? आगे चले या नहीं चले? चले? चलिए क्वेश्चन नंबर, कई बार आपसे पूछ देता है कि ईबीआईटी क्या होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होती है? बड़ा आसान है, आप आसानी से लिख सकते हैं। ईबीआईटी व्यवसाय का वह लाभ होता है, कौन सा लाभ? वह लाभ होता है जिसमें से अभी बताइए ब्याज तथा कर की राशि घटा दी गई है कि नहीं घटाई गई है? आवाज नहीं आ रहा है। राशियां नहीं घटाई गई है, अभी नहीं घटाई गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा ई बी। बी मतलब क्या? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स को घटाने के पहले वाला राशि को हम लोग ई बी आई टी क्या कहते हैं? ई बी आई टी। ई बी आई टी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है तो सारा जोड़ लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर सब जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6, विनियोग पर आय की गणना कैसे करें? कैसे करें? सर ये विनियोग पे आय क्या होता है? देखिए, विनियोग पर आय का मतलब होता है कि आपने कितना विनियोग किया है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, निकालना बहुत आसान है। ई बी आई टी, ई बी आई टी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गुने 100, तो प्रतिशत में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? प्रतिशत में निकलेगा। 100 नहीं करिएगा तो रेशियो में निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे ईबीआईटी था आपका 9,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख था, 20 लाख, और डिवेंचर कितना था? 5 लाख, 75,000, 75 लाख, तो 9,50,000 बटा 75 लाख गुने 100। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, ब्याज आवरण अनुपात। ब्याज आवरण अनुपात की गणना कैसे करेंगे? सर ये ब्याज आवरण अनुपात क्या है? ब्याज आवरण अनुपात देखिए, ब्याज आवरण अनुपात को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR। क्या बोलते हैं? बड़ा आसान है, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था, अगर उसी एग्जाम्पल में हम इसके बारे में चर्चा करें तो आइए, आपका EBIT कितना था बताइए? आवाज नहीं आ रही। और ब्याज कितना था? तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए ICR क्या होगा, तो आसान है, EBIT कितना था? 10 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना था? 50,000। बताइए कितना? 20। आसान। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आएगा? 20। अगर आपसे कोई पूछे कि सर ROI निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए? ये भी बड़ा आसान है, EBIT तो पता ही आपको कितना? 10 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट, आइए टोटल इन्वेस्टमेंट देखें कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, बताइए। शेयर कैपिटल में कितना? 50 लाख, प्रेफरेंशियल कैपिटल में 20, 70 लाख और डिवेंचर में 5, कितना? आवाज नहीं आए। 75 लाख। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख और गुने क्या? 100। तो ये भी निकल जाएगा। मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट मींस क्या कि ये जो EBIT है, क्या है? EBIT, इसमें सबसे पहले क्या घटाएंगे? 1 नंबर में क्या घटाएंगे? डिवेंचर का इंटरेस्ट। क्या घटाएंगे? फिर से बताइए। उसके बाद 2 नंबर में क्या घटाएंगे? टैक्स। टैक्स का रेट होगा 20%, 30%, इसका 9,50,000 का जो बच जाएगा उसका। इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं? अब हम घटाएंगे क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड। सर अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो कुछ नहीं घटेगा, है तो घटेगा। और उसके बाद जो बच जाएगा वो सब किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो जो बाद में बच गया, अगर आप उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? अर्निंग पर शेयर। क्या निकल कर आएगा? सिंपल है, 5,60,000 रुपये बचा है, 5 लाख लोगों में बांटना है, 1 रुपया 12 पैसा, 1 रुपया 12 पैसा सबको दे देंगे। फिर बात आई EBIT की, बता ही दिया मैंने। फिर बात आई ROI की, फिर बात आई ICR। क्लियर है? चलिए आज के लिए रहने दीजिए।